हेलो नमस्कार साथियों। मैं आपका साथी संजय रतिवा आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मगर कुशल होंगे। अच्छे तरीके से हमारी तैयारी जो है ये चल रही है। अभी आज जो तारीख है वो हमारी तारीख है 23 नवंबर। कितनी? 23 नवंबर। और 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक एग्जाम चलने वाले हैं पशु प्रेक्षक। किसके? पशु प्रेक्षक। अच्छी तैयारी करिए। जिस साथी ने पशु प्रेक्षक का एग्जाम लगा रखा है वो इन 5-7 दिन के अंदर सारा सिलेबस अच्छे तरीके से घोट दे, ताकि एग्जाम में हमें तो किसी न किसी एग्जाम में सफलता लेनी ही है। तो हम घोटेंगे तभी काम बनने वाला है। आज का टाइम का मायने है 20% जनता ऐसी है जो कि सिलेबस ने पूरा बढ़िया तरीका घोट रखो है। पिछला 2-3 सालों भी सिलेबस नहीं घोटन लग रहा है। और नए जो युवा मेरे साथी है उनको मैं कहूंगा कि उन्होंने जो 2 साल में पढ़ा है वो आप 2 मंथ में पढ़ने का प्रयास करिए, तब भी आप क्या है सफल हो पाओगे। मैं ये चाहता हूँ आप अपना नाम रोशन करें। मैं ये चाहता हूँ कि आप अपना नाम रोशन करें, अपने माता पिता, अपने गुरुजनों का, अपने समाज का नाम रोशन करें, ताकि थोड़ा दूसरे जो हमारे छोटे भाई बंधु है उनको देख के भी ऐसा लगे कि हमें पढ़ना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करने से सफलता मिलती है। और घर वाले भी है वो थोड़ा उनका डिप्रेशन कम होता है। एक तरफ से तो कम होता है भी, हाँ आज घर में 2-3 भाई बहन है, एक लग जाए तो थोड़ा डिप्रेशन कम हो जाता है। 3 भाई हैं या 2 भाई बहन हैं, पापा कमाने वाले हैं, पापा कमा के लाते हैं, बच्चों की फीस है, उनके खर्चे हैं, घर के खर्चे हैं, तो पापा को डिप्रेशन में बिल्कुल ऐसे नींद नहीं आती है। और अगर ऐसा हो कि दोनों में से एक पहली डोब लग जाए तो पापा की टेंशन खत्म हो जाती है कि अब घर मैं चला लूंगा, बाकी खर्चे तू चला ले। चलाते हैं फिर। और जब दोनों लग जाए ना फिर पापा को कोई टेंशन नहीं है, अब पापा बस मस्ती में। तो हम करेंगे सफलता की ओर एक कदम, पहल करेंगे हम, तभी हमारे जो छोटे भाई बहन हैं वो इसी कड़ी के अंदर लगते रहेंगे। अन्यथा आपको पता है जिससे भी पूछा जाए कि यार एग्जाम कैसा हुआ या फिर किस चीज की तैयारी करें, तो वो यही कहते हैं कि आज के समय के अंदर क्या है, कंपटीशन लेवल की तैयारी करना बहुत खतरनाक है। एग्जाम बहुत टफ आता है, एग्जाम फाइट नहीं होता। इससे अच्छा तो टाइम से ही बीए बीएड कर लो या फिर बीए करो, ग्रेजुएशन करो, करते ही कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब देख लो, और जॉब में आप 4-5 साल रहोगे तो आपकी अच्छी खासी इनकम हो जाएगी। ये सोच रहती है, लेकिन एक बात और सोच लेना, आप प्राइवेट जॉब करते हो, आप भले ही कंपनी को अपने सर पे चला रहे हो, कंपनी तुम्हारे सर पे चल रही है, तुम्हारे नीचे 200 मेंबर है, वो तुम्हारे अंडर के अंदर कार्य करें, लेकिन जिस दिन कंपनी का दिमाग घूम गया ना उस दिन तुम्हारी लात मार देंगे। फिर क्या करोगे? दूसरी कंपनी में जाओगे। आज आप पहली कंपनी में 85,000 सैलरी पे हो, दूसरी में जाओगे पता चलेगा रीजन क्या है का दूसरी कंपनी वालों ने लात मारी है, वो कहेगा रुपया दूं बैठा 30,000 आवे तो आज ही कालू, नहीं तो कोई बात नहीं। कहाँ पे 85,000, कहाँ पे 30,000, कहाँ पे 5 साल की मेहनत, कहाँ पे वापस दोबारा दूसरी कंपनी के मालिक के दिल के अंदर, दिमाग के अंदर विश्वास बनाना बहुत कठिन होता है। तो इससे अच्छा क्यों ना आप पहले ही 3-4 साल विश्वास जमाओ किताबों के साथ, पुस्तकों के साथ में, अपने स्टडी रूम के साथ में विश्वास बना के तसल्ली दो। धोखा नहीं देना है, नहीं पुस्तकों को देना है, नहीं घर वालों को देना है, नहीं अपने स्टडी रूम को देना है कि मैं रूम में बैठ गया और मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे हाथ में बुक है। ऐसा नहीं। चाहे आप 24 घंटे में 4 घंटे ही पढ़ो, चाहे आप 4 पेज पढ़ो, पढ़ो इतना तसल्ली से कि आपके दिमाग में इस तरह छप जाए कि आपको सोते हुए भी अगर कोई पूछ लेगा यार उस पेज पे क्या लिखा था, तो ये आंसर आना चाहिए उस पेज पे इतने नंबर लाइन में इतना नंबर जो शब्द है ये लिखा हुआ है, तू खोल ले, तू देख ले।
इस तरह घोटो, 4 पेज ही घोटो, चाहे घोटो तसल्ली से, और रगड़ रगड़ के पीना है। पीने के बाद में पचाना है ना। तो पचाने के लिए लगभग ज्यादा तो कहती है कि 6 घंटे से प्लस सोना है, लेकिन मैं कहता हूँ 6 घंटे पूरी पूरी सोना है। और 6 घंटे नहीं सोना, 6 घंटे से कम भी सोना है, तब जाके आज के समय में एग्जाम हार्ड होता है। 6 घंटे सोते हो आप, 24 में से 6 निकालने पे 18 बचते हैं, जिसमें 4 घंटे आपके पूरे दिनचर्या की खाना पीना है, नहाना है, चाय वगैरह है, घर में जाती हूँ खाना खाने के लिए, तो फिर 10-15 मिनट बातें में 4-5 घंटे तो ऐसे निकल जाते। 6 घंटे पहले निकल गए, बाद में मान लो 4 घंटे, 10 घंटे निकल गए। 24 में से 10 निकलने के बाद 14 घंटे बचते हैं। 14 घंटों में से आपकी सीटिंग नहीं है कि आप 14 घंटे लगातार बैठ, बहुत कम सीटिंग है 14 घंटे लगातार बैठ। तो वो सीटिंग बनानी है, पाम जमानी है तो जमानी है। पानी की बोतल पास में रख के बैठो, बस प्यास लगे तो घूंट वहीं पे पी लो। ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे तो लगातार बैठना है, और उसके बाद में ब्रेक लो तो सिर्फ 5 या 10 मिनट का ही ब्रेक लेना है बस। थोड़ा चेयर से खड़ी हुई, थोड़ा इधर उधर टहले, वॉशरूम वगैरह गए, वापस पानी पी, 10 मिनट के अंदर वापस चेयर पे, फिर वापस वही। 14 घंटे में से ज्यादा आप 5 बार खड़े होंगे, 10-10 मिनट का गैप, 1 घंटा ही खराब हुआ। 13 घंटा फिर बच गया आपके पास। वो 13 घंटा आप लगातार तसल्ली से, बिना किसी धोखाधड़ी के तैयारी करती हो, बुक को देती हो, क्लासेज को देती हो, तो भाई साहब आपको कोई नहीं रोक सकता। आप टॉप 10 के अंदर नाम कमा सकते हो, ये इतना मैं ठोक के आपके साथ वादा करता हूँ। तो चलते हैं हम पढ़ रहे थे भारत का इतिहास, जिसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था सिंधु घाटी सभ्यता। इसी सिंधु घाटी सभ्यता को कहते हैं साथियों हड़प्पा सभ्यता। तो हम करती हैं सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। किसकी बात करने वाली है साथियों? सिंधु घाटी सभ्यता के पतन की बात करने वाली है ना। पतन किसका पतन? ये जो है पूरे तरीके से इस सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नहीं हुआ था साथियों। मैंने आपको बताई 2 क्षेत्र थे, 2 टीले थे, एक पूर्वी टीला और एक पश्चिमी टीला, है ना। तो इसके अंदर जिस क्षेत्र का पतन होता है वो क्षेत्र है साथियों नगरीय। किसका? नगरीय जो क्षेत्र है इसका पतन होता है। जो नगरीय विकास के, यानी जो नगरीय क्षेत्र है उसके विकास के जो लक्ष्य थे ना, विकास के लक्ष्य का पतन हो जाता है। आज मान लो थे सोच रखियो है कि मैं नौकरी लागते ही स्कॉर्पियो रेंज रोवर तो ज्यादा होगी, हाई रेंज की होगी यानी। मैं नौकरी लागते ही फाइनेंस करा गई, चाहे स्कॉर्पियो लियानी है तो लियानी है। मान के चलो थी लग गया रीट के मायने। किसके मायने? रीट के मायने। नो जॉब लगी रीट के मायने। सैलरी आपको पता है लगते ही 23,700। ठीक है। अब ये 23,700 आपके खर्चे में निकल जाती है। घर का खर्चा है, आपका खर्चा है, जॉब लगने के बाद में भाई साहब कपड़े भी है ना, ये भी ब्रांडेड पहनने पड़ते हैं, और प्रेस लगी हुई होनी चाहिए। तब स्कूल में जाती है ना, तब बच्चे कहते हैं कि वास्तव में मार्ट साहब आए हैं, नहीं तो मार्ट साहब नहीं है, मार्ट साहब के सामने मार्ट साहब हुआ है, बाद में बेइज्जती होने लगी। देखिए यार आज तो मास्टर कपड़ा ही प्रेस को नहीं है। अब तो जे यहाँ पढ़ाने की करो चे, कोई दिक्कत नहीं है, प्रेस की जरूरत नहीं है। हाँ मेरे लिए ना देखो कोई प्रेस होती है इसी हो जाए। तो ये अब इस बंदे के जो लक्ष्य थे विकास के कि मैं स्कॉर्पियो लेके आऊंगा, वो खत्म हो। क्या हो गई?
खत्म हो गई, उनका पतन हो गया। वैसे ही इस नगरीय क्षेत्र के लक्ष्य है कि हमारी जो सड़कें हैं ये राजपथ की तरह धीरे धीरे 10 मीटर हो जाएगी, हमारे जो घर है ये चारों तरफ से गलियों से घिरे रहते हैं, ऐसी बात हम पढ़िए। तो ये जो इनके लक्ष्य थे इनका क्या हो गया, पतन हो गया। किस क्षेत्र का पतन हुआ साथियों, नगरीय क्षेत्र का पतन हुआ है। किसका, नगरीय क्षेत्र का पतन हुआ है, ये बात ध्यान में रखें। अब आगे हम बात करें इसी क्षेत्र के अंदर, आगे हम बात करें पतन हुआ कैसे है, क्या परिवर्तन होते गए कि जो इस नगरीय क्षेत्र को बिल्कुल ढा गए, है ना, नीचे गिरा गया, इस बात है। देखो हम पढ़ते हैं इसके अंदर पहले जो राजपथ था उसकी चौड़ाई जो है 10 मीटर, कितनी थी, 10 मीटर थी। ये जो 10 मीटर है और यहाँ की सड़कें जो थी वो भी चौड़ी हुआ करती थी, सड़कें भी कैसी थी, चौड़ी थी। ये राजपथ में ये सड़कें जो है ये परिवर्तित होकर इनका क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन होने के बाद में ये बदल गई साथियों तंग गलियों में। किस में बदल गई, ये बदल गई साथियों तंग गलियों के अंदर। ये जो चौड़ी सड़कें हैं, ये चौड़ी सड़कें और ये जो राजपथ है ये खत्म हो गया, ये बन गई तंग गलियों के अंदर। आप आज के टाइम शहर के अंदर जावा ना, बड़ी बड़ी गलियां, 2 बाइक में समाजे तो एक थोड़ी सी नहीं, घर का आगे गेट का जीएस दे के रोक कर फिर दूसरा टपानी पड़े, है नहीं। तो वो तंग गलियों में परिवर्तन हो गई, ये पतन का कारण है। फिर यहाँ पे सभ्यता के अंदर जो घर हुआ करते थे उनके एक तरफ तो मुख्य मार्ग सड़क लगती थी, है ना, और बाद में उस घर की तीनों दिशाओं के अंदर क्या लगती थी, गलियां लगती थी, यानी नियोजित घर थे। वो कौन से घर थे साथियों, नियोजित घर थे। इन नियोजित घरों में क्या हुआ, परिवर्तन हो गया। ये जो नियोजित व्यवस्था है घरों की, इसमें परिवर्तन हो गया। परिवर्तन किस में होता है कि ये जो घर पहले है, पहले घर मैंने आपको बताया था ऐसे ऐसे गलियां निकलती थी, सड़कें गलियां निकलती थी। यहाँ पे घर है, फिर इधर से एक गली निकलेगी। अब देखो यहाँ पे कोई घर है तो इसके इस तरफ सड़क, यहाँ पे गली ऐसे निकलेगी, यहाँ पे ऐसे गली निकलेगी, यहाँ पे घर आ गया, फिर यहाँ से गली निकलेगी, यहाँ पे ऐसे होता था। अब ये जो है ये कोई सिस्टम नहीं रहा, इसका मन चाहा ये गली है, यहाँ पे घर बना के ठोक दिया गया, यहाँ से इधर से वो ऐसे घूम के यहाँ से ऐसे दो, मतलब जो नियोजित व्यवस्था थी ये समाप्त हो गई है। जहां पे मन कर रहा है जनता वहां पे घर बनाने लगी, कोई व्यवस्था नहीं रही, कोई व्यवस्था नहीं रही। इसको कहती है बेतरती। बेतरती घर परिवर्तन हो गई। बेतरती घर में ये जो व्यवस्था है बेतरती, इसमें परिवर्तित हो गई। नियोजित घर व्यवस्था जो है बेतरती के अंदर बदल गई, ये बात ध्यान में रखना। फिर प्रत्येक घर के अंदर मैंने आपको बताया, प्रत्येक घर के अंदर क्या होता था साथियों, प्रत्येक घर के अंदर क्या होता था, आंगन होता था, खुला बढ़िया चौड़ो मोटो आंगन हो जाता था। आंगन तो नहीं, अब इस आंगन में क्या होने लग गया, धीरे धीरे इतना परिवर्तन हुआ कि इस आंगन के अंदर है ना, इस आंगन में पतली दीवारें हैं, ये खींचे जाने लगी।
खींची जाने लगी। यानी खींची जाने लगी मतलब कि पहले जो बड़ा खुला चौड़ा आंगन होया करतो हो वे आपसरी मायने बंटन लाग गयो है, बंटवारो होने लाग गयो है। दो भाई है तो बिग आंगन के मायने एक पतली दीवार खींच दी 5 इंच की नापा बोला हाँ ए इली साइड को तेरो है इली साइड को मेरो। अब मकान छोटो हो गयो जब भी फिर आपको पोर्शन बनाओगा पहला 2 कमरा एक रसोई सिस्टम चलता देख कर एक कमरों आगे वो रसोई बनाओ तो आगे समय हम धन बेरो है वो रसोई थोड़ी आगे से लेके फिर आगे एक कमरों का लगी वो बीच में जगह बच्चा भी छत्ते बिना बोला बराम दो लोग भी तो वो यहाँ करके धीरे करके कवर कर लिए है। आंगन बच्चों ही को आंगन तो खत्म ही कर दियो आज के टाइम। आज के समय में 70% आबादी ने आंगन नाम जो ये खत्म कर दिया। पूरा का पूरा घर जो है हॉल है ये पूरा पूरा छत के रखती है, सर्दी गर्मी इसी के अंदर सोती फिर इस नगर के अंदर क्या हुआ, पहले पक्की ईंटों के मकान बनते थे, कोई भी कार्य होता पक्की ईंटों के घर बनते, लेकिन बाद में क्या हुआ ये जो पक्की ईंटें हैं इन्हीं को निकाल के इन्हीं को तोड़ के साफ करके यूज करने लगी। तो पुरानी ईंटों का प्रयोग प्रारंभ हो गया था। ये भी पतन का कारण मानते, इस चीज को भी पतन का कारण मानते हैं कि ये बात हो गई थी, इसीलिए इसका विकास जो है ये नहीं हो पाया। फिर हम बात करें बहावलपुर की, किसकी? बहावलपुर की। लो देखो करती है अभी बात इस बहावलपुर की। क्या घटना, ये बहावलपुर है, यहाँ पे जो हड़प्पा सभ्यता है ये पूरी तरह से विकास कर चुकी थी। इतना अच्छा विकास था कि यहाँ पे 174 बस्तियां थी। कितनी बस्तियां थी साथियों? 174 बस्तियां थी। लेकिन जब पतन हुआ, पतन होने के बाद में ये जो बस्तियां है ये धीरे धीरे कितने में हो गई? 50 बस्तियां जो है बदल गई। इसमें 50 बस्तियों में बदल गई। 174 बस्तियां जो है ये सिर्फ 50 बस्तियों के अंदर चली गई। तो सर ये बस्तियों के अंदर कम हुई है तो ये जो जनता है ये कहाँ पे गई? 174 बस्ती के मायने लोग तो धन बेरो ज्यादा ही है, कम तो है ही को नहीं। ये 50 में रहेगी, ये बस्तियां हैं ये 50 में ही रह गई। 74 बस्तियां 174 बस्तियां है ये 50 बस्तियां ही रह गई। तो बाकी सर कहाँ पे गई? हम बात करें मोहनजोदड़ो, हम बात करें हड़प्पा, हम बात करें लोथल। ये जो 3 क्षेत्र है ये त्रिकोणीय क्षेत्र थे। यहाँ से जो जनता है ये निकल के पूर्वी राजस्थान, इन तीनों क्षेत्रों से जनता जो है यानी ये 174 बस्तियां वाली जो जनता है ये यहाँ से निकली और पूर्वी राजस्थान में चली गई। कुछ एक पूर्वी राजस्थान से आगे चली जो कहाँ पे चल गई? पूर्वी गुजरात में चली गई। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी गुजरात, और कुछ एक जो लोग बचे उन्होंने कहा हमें तो दोनों क्षेत्र ही पसंद नहीं है, हम तो उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं। तो यहाँ पे जाके लोग रहने लगे, यहाँ पे जाके क्या करने लगे? घर बनाने लगे, और जहां पे मन किया वहां पे अपना डेरा डाला और मकान बना दिया। तो किसी भी प्रकार से वो व्यवस्था नहीं रही जो यहाँ पे पहले थी। सड़कों से गलियों के माध्यम से घरों में जाया जाता था, और प्रत्येक घर का जो दरवाजा है वो गली पे ही खुलता था, सड़क पे नहीं खुलता, और समकोण पे लंबवत सड़कें इनको काटती थी। ये बात हम कर चुके हैं। तो ये देखो ये बात भी ध्यान में रखनी है कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल ये जो
इनके बीच में ही, इन तीनों क्षेत्रों के बीच में ही मान लो ऐसे यहाँ पे मोहनजोदड़ो है, यहाँ पे हड़प्पा है, यहाँ पे लोथल है, और ये जो क्षेत्र है इनके बीच में ही पहले जनता रहती थी। अब यहाँ से निकल के कुछ इधर कुछ इधर कुछ इधर, जहां पे मन किया वहां पे जाके रहने लग गए। ये बातें भी हम पढ़ चुके हैं, तो आगे चले। मैंने आपको बताया था सिंधु घाटी सभ्यता की जब हम बात करती हैं तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, इसके साथ हमारी सिंधु घाटी के संबंध है, रिलेशन जो है अच्छे थे। इन मेसोपोटामिया की अभिलेखों की बात करी हम, मेसोपोटामिया के अभिलेख में पहले सिंधु घाटी सभ्यता का नाम चला करता था कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता है। इसका नाम लेते थे, मेलुहा शब्द का प्रयोग करते थे सिंधु घाटी के बारे में। किसमें? मेसोपोटामिया के अभिलेख में। इस मेलुहा शब्द का प्रयोग क्या हुआ? बंद हो गया। कब से? 1900 ईस्वी के बाद में, कभी भी इस शब्द का प्रयोग नहीं मिलता है। मेसोपोटामिया के अभिलेखों के अंदर हमारी सिंधु घाटी सभ्यता का जो नाम मिलता था, मेलुहा शब्द मिलता था। यह मेलुहा जो है 1900 ईस्वी के बाद में, 1900 ईस्वी के बाद में मेसोपोटामिया के अभिलेखों में नाम मिलता ही नहीं है। ये भी कारण है कि मेसोपोटामिया ने मेलुहा शब्द यानी सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का नाम बंद क्यों किया? क्योंकि इनको लगने लग गया था कि अब इसका नाम लेना सही नहीं है, ये तो पूरे तरीके से गिर गई है, अब इस गिरे हुई का नाम नहीं ले सकते। आप कहेंगे यानी कि यार बिल्लिपो लोगों की सोच है। देखो ईमानदारी से ना निभाने वाला चाहिए दोस्ती, चाहे गरीब है चाहे अमीर है। कुछ बातें ऐसी होती है जो गरीब कर जाती है और अमीर हाथ खड़ी कर जाती है। गरीब ने थी आधी रात ने फोन कर लियो, आधी रात ने फोन करके कह दियो भाई रात के 12 बज रही है और मुझे तेरी क्या है जरूरत है, तो जल्दी सी मेरे को ना जा, मेरो कहानी आउट हो रही। गरीब भाइयों आ जाओ, आई अमीर वाला फोन मार दियो भाई मन सिस्टम आउट है, तू जल्दी जल्दी आ यार, 12 बज रही है रात का, घर का आन कौन देगा ना। तो गरीब वाला भी तो घर का है। हर जगह पैसा काम नहीं आता, कुछ जगह व्यक्ति काम आती है ना। तो अब हम आगे बात करें, यहाँ पे क्या हुआ, इन मेसोपोटामिया वालों ने वही किया कि यार अब सिंधु घाटी सभ्यता का तो पतन हो गया है, फिर इसका नाम ले क्यों। यानी मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता के जो आपसी संबंध थे वो टूट गए थे। वो क्या हुए? टूट गए थे। तब जाके हम ये भी मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का नगरीय विकास का जो लक्ष्य था उसका वास्तव में परिवर्तन है, पतन हुआ है। कुछ परिवर्तन हुए हैं जिनके कारण क्या हुआ है? पतन हुआ है। अब हम कुछ विद्वान हैं जो इस सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीय क्षेत्र के पतन का कारण बताती है, वो हम देखते हैं कि क्या कारण बताती है। यानी अपने अपने मत देती हैं। क्या करती हैं? अपने अपनी मत देते हैं। जैसे मेरा मत ये है कि भाई साहब कोई भी व्यवस्था जितनी पुरानी है वो आने वाले समय के अंदर बिल्कुल उसका परिवर्तन होगा, ये जायज बात है। इसके अंदर बात ही भले किसी प्रकार की कोई मत निकालो, ये अंधे को ही पता है कि वास्तव में होने वाला तो यही है, होने वाला तो यही है। कैसे? अब देखो आज हम युवा है जो फोन चलाती हैं, सोशल मीडिया अच्छे तरीके से यूज करती हैं, सोशल मीडिया के बगैर जो है हमारा दिन नहीं निकलता। कुछ न कुछ इंस्टाग्राम चला लेती हैं, फेसबुक देख लिया
यूट्यूब देख लिया, ऐसे हम देखते रहते हैं। और कई साथी ऐसे हैं जिनको वो बीमारी है रील बनाने की, है ना, रील बनाने की बीमारी है कि वो पुठी सीधी रील बनाते रहती है। दिन में 10-10 रील डाल देती है, 15-15 रील डाल देती है। बात तो उन पे लागू होने वाली है। अरे तो एक आधी रील में किसी को 5-7 दिन ठोक दे, बिन कोई कहना ही बोले वो तो नाच लान में ये है। सर अपनी आपको तो अच्छा बता रही नहीं भाई, कभी कभार चलाओ, सही यूज करो, मिस यूज मत करो, सही चलाती हो। लेकिन आने वाले समय में जब हमारी एज 40-45 क्रॉस करेगी, हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक और इनकी स्नैपचैट और इनकी इतनी गंदी लत लग जाएगी कि हम दिन में उस समय भी रील बनाएंगे। अरे देखो, जब आपकी दाढ़ी धोली होगी, सफेद होगी है, धोली दाढ़ी आ रही है, धोला थारा बाल आ रहा है, थे बढ़िया ब्रांडेड चश्मे लगा के रील बना रहे हो, थारा पोती पोता देखेगा, बे क्या सोचेगा यार दादो देखी। अगर बे इसी बात ना सोचा बे के दादो जोर की बनावा तो थे यह देखो कि आपा खटाहार आना टेम में अपना पोती पोता खटावा, आना टेम में अपना पोती पोता खटावा, तो थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा ना। तो ये मत है, मैं तो पहले ही कहता हूँ कि आज जो चल रहा है वो आने वाले 5-7 सालों में नहीं चलेगा, वो खत्म हो जाएगा, उसका पतन होना है। बाद में भले क्या ही मत दो और क्या ही कारण दो, तो लिखते हैं फिर अब हमें पढ़ना पड़ेगा। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से देखे तो ये इम्पोर्टेंट भी है, पूछा जाता है। एक साइड लिखा मत, एक साइड लिखते हैं हम विद्वान। कौन कौन से विद्वान है? सबसे पहले हम मत की बात करें, मत देते हैं आर्यों का आक्रमण। ऐसा कहते हैं कि आर्यों के आक्रमण करने से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होता है ना। ऐसा कहने वाला व्यक्ति जो है वो पहले बात करें अर्नेस्ट मेके। कौन है? अर्नेस्ट मेके। अर्नेस्ट मेके महोदय जो है ये कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जो है कि आर्यों के आक्रमण करने के बाद हुआ। दूसरे महोदय है, ये देखो कौन से महोदय है जिनका नाम मिलता है मार्टिमियर वही। ये कहते हैं कि वास्तव में आर्यों के आक्रमण के बाद में ही क्या हुआ? पतन हुआ। एक व्यक्ति और है जो इनके साथ मिल गया था, उसका नाम मिलता है जॉन मार्शल। कौन है? जॉन मार्शल। आगे चलते, आगे फिर इस आर्य के आक्रमण को तो मान लिया, फिर एक व्यक्ति और आया जिसने कहा कि नहीं, इसका तो कारण बाढ़ है, बाढ़ के आने से क्या हुआ? पतन हो गया। तो कौन करता है? पहले तो ये जॉन मार्शल है, इन्हीं की बात करी। ये भी ये बात कहती है कि हाँ, बाढ़ आना भी एक कारण था जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता का क्या हुआ? पतन हुआ। कैसे? इन्होंने कहा था कि 7 बार डूबा वह 7 बार बसा जो स्थल है वो सिंधु घाटी सभ्यता में। माननी पड़ेगी वास्तव में 7 बार डूबा, 7 बार है, यानी 7 बार उतड़ गया, 7 बार बस की जगह शेर किसो है? सिंधु घाटी सभ्यता। फिर ये व्यक्ति अर्नेस्ट मेके जो है, इन्होंने भी इस बात को सही माना, तो हम लिखेंगे सीधा मेके। फिर एक व्यक्ति और निकल के आए जिन्होंने इस बात के लिए कहा कि हाँ, जॉन मार्शल जी और मेके जी, आपने जो बात कही है ये बिल्कुल सही है, बाढ़ के कारण ही क्या हुआ है? पतन हुआ। SR राव महोदय कहते हैं कि बाढ़ ही कारण है जिसके कारण क्या हुआ है? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ है। फिर भी आगे देखिए और कारण देखे तो एक कारण आता है मलेरिया रोग, है नहीं, मलेरिया, मच्छर के काटने से मलेरिया रोग हो जाता है।
इस रोग के बारे में हम बात करें तो ये रोग जो है ये भी कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण है ना। लियो फिर मलेरिया के बारे में कहते हैं के यू आर कनेडी। कौन है? के यू लिखते हैं, के यू आर कनेडी जो है ये महोदय जी कहते हैं कि मलेरिया आ गया था जिसके कारण हो गया था पतन। जनता बीमार हो गई, बीमार होने के बाद प्लेटेड डाउन एंड गाड़ी हवा में। जलवायु परिवर्तन भी कारण मानती, क्या मानती है? जलवायु परिवर्तन भी कारण मानते हैं कि इस जलवायु परिवर्तन के कारण भी क्या हुआ? पतन हुआ सिंधु घाटी सभ्यता। ये कौन मानती है? ये कौन मानती हैं? तो हम एक नाम पढ़ती हैं, कालीबंगा सभ्यता के अंदर अमलानंद घोष। कौन साथियों? अमलानंद घोष। इनके साथ में एक महोदय और मिले, ओलस्टाइन। ओलस्टाइन महोदय ने भी क्या कहा कि हाँ वास्तव में बात सही है, वायु में परिवर्तन हो गया था, इसी कारण पतन हुआ है। फिर मानते हैं कि बिजली के गिरने के कारण पतन हुआ, यानी अदृश्य गाज। दिमित्री देव करना है, एम दिमित्री देव करो, एम दिमित्री देव। ये व्यक्ति जो है ये रूसी विद्वान है जिन्होंने कहा कि गाज बिजली के कारण क्या हुआ? पतन हुआ। हाँ, विवर्तनीय हलचल की बात करें तो ये विवर्तनीय जो हलचल है इसके बारे में कौन है? इसके बारे में एक व्यक्ति है जॉर्ज डेल्स। जॉर्ज डेल्स ने कहा कि विवर्तनीय हलचल यानी तूफान, भूकंप के कारण भी क्या हुआ है? इसका पतन हुआ। और देखो एक उदाहरण, जनसंख्या की बात की थी अपन ने जनसंख्या की बात की तो यहाँ पे लिख देते हैं जनसंख्या के कारण क्या हुआ? पतन हुआ। कैसे? कि जनसंख्या नगरीय जो है क्षेत्र है, ये नगरीय क्षेत्र कम पड़ा और जनसंख्या वृद्धि हो गई। ये किसने कहा? टी.एच. लैम्ब्रिक ने कहा। किसने कहा साथियों? ये जो मत है किसने दिया? टी.एच. लैम्ब्रिक ने दिया। क्या? कि जनसंख्या ज्यादा हो गई, नगरीय क्षेत्र है ये कम था, इसीलिए क्या होता है नगरीय क्षेत्र से लोग ग्रामीण क्षेत्र की ओर बढ़ने लगे। यहाँ पे ध्यान में रखना कि नगरीय क्षेत्र से लोग जो है ये ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ने लगे थे, नगरीय क्षेत्र को छोड़ने लगे। एक और लिखो प्रशासनिक। क्या साथियों? प्रशासनिक शिथिलता की बात लिखो। प्रशासनिक शिथिलता जो है ये व्यक्ति जो है जॉन मार्शल जो है ये कहते हैं कि ये भी कारण था। जॉन मार्शल ये कहते हैं कि ये भी एक कारण था। एक कारण ये है कि नदी मार्ग जो है ये परिवर्तन हो गई थी, नदी मार्ग में परिवर्तन हो गया। क्या हो गया था? नदी मार्ग में परिवर्तन होने के बाद में यहाँ से क्या है रास्ते टूट गए थे नदी मार्ग के, तब इसमें पतन हुआ। ये बात कौन कहता है? एक घोष कहती है, अमलानंद घोष जो है ये ऐसी बात कहती है। ये बात ध्यान में रख लेना। तो ये है जी मत, अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है।
आर्यों के आक्रमण से मार्टी व्हीलर, अर्नेस्ट मेके, जॉन मार्शल जो है ये बात बताती है। बाढ़ का कारण सर जॉन मार्शल जो है ये बताती। अर्नेस्ट मेके महोदय, एस आर राव महोदय भी बाढ़ का परिवर्तन, बाढ़ के कारण ही पतन बताती है। मलेरिया की बात करें तो के यू आर कनेडी जो है ये बताती है कि मलेरिया के कारण क्या हुआ, पतन हो गया। जलवायु परिवर्तन की बात करें तो अमलानंद घोष व ऑलस्टाइन जो है ये बताती है कि क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। और बात करें अदृश्य गाज की बात करोगे, अदृश्य गाज बिजली गिरने से क्या हुआ, पतन हुआ। दिमित्री देव जो है रूसी विद्वान है, इन्होंने कहा। जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो टी.एच. लेम्ब्रिक। नदी मार्ग में परिवर्तन की बात करें तो अमलानंद घोष। विवर्तनीय हलचल की बात करें तो जॉर्ज डेल्स। बाकी कुछ बचा ही नहीं। आज इस क्लास के अंदर हमने सिंधु घाटी सभ्यता की जितनी जानकारी थी 0 पॉइंट से लेके हाई पॉइंट तक हम पढ़ चुके। आप अगर अच्छे तरीके से देखें तो इस पे कोई टॉपिक ऐसा नहीं है जिस पे आप 100 या 200 शब्द के अंदर मैटर ना लिख सके। अच्छे तरीके से लिख सकती हैं, अच्छे तरीके से पढ़ा है तब। तो फिर सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में आगे हम प्रस्थान करने वाली हैं वैदिक काल की। किसकी तरफ? वैदिक काल की ओर। तो ये क्लास सिंधु घाटी सभ्यता भारत के इतिहास के अंदर बात करें, प्राचीन इतिहास के, तो सिंधु घाटी सभ्यता हमारा एक पॉइंट जो है ये पूरा हो गया है। एक पॉइंट जो है ये पूरा हो गया है। अब चलेंगे वैदिक काल की ओर। आराम से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मैटर पढ़ रहे हैं ताकि याद रहे, भूले न, बस याद करना है मैटर। चाहे मैंने बताया थोड़ा पढ़ो, याद होना चाहिए, तो याद करना है। आशा करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें। शेयर नहीं करते भाई, कमेंट नहीं आते आपके। और जिस साथी ने हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन या फिर अन्य जो महत्वपूर्ण सूचना है वो आप तक पहुंचे, वो भी मिलती रहेगी नोटिफिकेशन ऑन करने की। तो धन्यवाद साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवा।